हम लोग अपनी बोन्स के एंड से ग्रो करते हैं। जैसे 9 साल से कम उम्र की बच्ची को बलूगत के साइन आना जो है उसको हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते। कभी लोग आते हैं कि वो अपने बच्चे को चिकन नहीं देते कि बच्चे के अंदर वो साइन है जो उसकी एज के हिसाब के नहीं है। कुछ हार्मोन हैं जो वेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे टीन एज में नींद ज्यादा आती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण, जो कि बच्चों की हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ऑडियंस को अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर किरण चौधरी है। मैं पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, यानी बच्चों में हार्मोन की स्पेशलिस्ट। मैंने अपनी मेडिकल की डिग्री आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से की। उसके बाद फिर मैं अपनी पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों की जो ओवरऑल स्पेशलाइजेशन है उसके लिए फिर मैं अमेरिका चली गई, और फिर उसके बाद मैंने फर्दर स्पेशलाइज किया बच्चों में हार्मोन प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर काफ़ी अर्सा यूएस में काम किया मैंने। उसके बाद फिर हम लोग यूएई चले गए, वहाँ पे भी काम किया, और अब हम पाकिस्तान में हैं। और यहाँ सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास पाकिस्तान में आई, हम लोगों को भी कुछ इंटरटेन कर सकेंगी। अच्छा, आज मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, बिकॉज आपकी जो फील्ड है ये इस निश के डॉक्टर बहुत कम हैं पाकिस्तान में। तो हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसके बारे में पेरेंट्स बहुत क्यूरियस भी रहते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसे हेजिटेट भी करते हैं किसी से पूछने में। तो हम उन कुछ क्वेश्चंस को साथ ऑब्वियसली आपका नॉलेज लेना चाहेंगे, ताकि वो माएँ जो कि अपने बच्चों को लेके, बेटियों को लेके क्यूरियस होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, वो कुछ जो है आपसे रहनुमाई पा सकें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें मुझे, हार्मोन स्पेशलिस्ट क्या होता है और इसका क्या काम होता हार्मोन्स बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जो ओवरऑल हमारी हेल्थ का ख्याल करते हैं। हार्मोन जिनके बारे में आपने ज़्यादातर सुना होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, बलूगत लाने वाले हार्मोन है, थायराइड है, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सब हार्मोन्स हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन भी सुना होगा कि लोग ये बॉडी बिल्डिंग के लिए हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। बच्चों के अंदर जो है हम लोग जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो हम लोग जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं वो बच्चों की ग्रोथ है। तो कोई भी बच्चों का हार्मोन स्पेशलिस्ट जो उनसा है, वो जब भी हार्मोन्स की बात करेगा तो वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। है? अच्छा, इसमें डेफिनेटली जब आपने बात ग्रोथ की है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। डेफिनेटली ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, एक होती है मेंटली ग्रोथ और एक हो सकती है फिजिकल ग्रोथ। अच्छा, इस बारे में भी बताएं, साथ ये बताएं कि सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना, वो बच्चों की हाइट के बारे में है। मैंने इवन मार्केट मतलब लाइक अपने फैमिली में और दूसरों में देखा है, रिलेटिव्स में देखा है कि हाइट को लेके बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं। पहले तो आप हाइट के बारे में बता दें। अम, जो फिजिकल ग्रोथ है जैसे आपने कहा है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर जो उनसे हैं उनका असर होता है। किसी बच्चे की हाइट क्या होगी या फाइनल हाइट क्या होगी, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो किस रेस का है। जैसे अगर वो यूरोपियन साइड का है तो वो टॉल होगा, अगर वो एशियन साइड का है जैसे हमारे ये चाइनीज या जापानी साइड के लोग, तो वो उनकी हाइट थोड़ी कम होगी। तो एक तो कि वो किस रेस के हैं, फिर ये कि उनकी जेनेटिक्स क्या है। कि नॉर्मली हम कहते हैं कि टॉल जो लंबे पेरेंट हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, पेरेंट अगर छोटे हैं तो बच्चे भी लाइकली छोटे करते ही होंगे। तो ये बातें तो दो जेनेटिक्स इस तरह के हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर तीसरी बात जो उनसे है वो आ जाती है कि बच्चे की न्यूट्रिशन क्या है, बच्चे ने क्या खाया है, स्पेशली ज़िंदगी के पहले 3 से 5 साल में क्या खाया है। उस टाइम जो आपकी न्यूट्रिशन होती है वो डिटरमिन करती है कि आगे जाके क्या होगा। और फिर जो चौथी चीज़ है वो फिर आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड है, और स्टीरॉयड है, और इस तरह की और चीज़ें। फिर और भी कि बच्चा कहीं बीमार तो नहीं रहा छोटे होते, या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे उनकी न्यूट्रिशन पे फ़र्क पड़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की ग्रोथ पे असर डालती हैं और डिटरमिन करते हैं कि आखिर में उनका कद कितना बड़ा होगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ चलिए ये बता दें कि किस साल तक ये बच्चे का कद बढ़ सकता है, और हमारा एवरेज, क्योंकि मैंने डेफिनेटली देखा है, हमारे ख्याल में कहा जाता है कि बच्चा 18 साल तक का कद बढ़ाता है। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से 14-15 साल तक। इस बारे में आपकी क्या राय है, और इसको कैसे, क्योंकि कब पता चल सकता है कि पेरेंट को अपने बच्चे की कद के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो कद नहीं बढ़ने वाला। ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये अपने क्लिनिक में मेरा ख्याल है 4-5 दफ़ा तो ये बात रिपीट करती ही हूँ कि आई डोंट नो कि ये बात कहाँ से आई है कि लड़के 21 साल तक और लड़कियाँ 18 साल तक ग्रो करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो ग्रोथ है ना वो डिटरमिन करती है कि हमारी बोन्स कितनी मेच्योर हैं।
हम लोग अपनी बोन्स के एंड से ग्रो करते हैं, जैसे पौधा बड़ा होता है एंड से बढ़ता है, ठीक है। एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन हार्मोन एक्सपोजर के बाद, जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, तो वो बोन्स जो उनसे वो फ्यूज हो जाती ये प्यूबर्टी के बारे में बता है। जी, दिए वो क्या? मैं बताती हूँ। बलूगत आने के बाद बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद कद बड़ा नहीं होता। तो ये बात जो है ये आएगी कि आपकी बोन्स किस एज पे फ्यूज हो गई हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो 9 साल की उम्र पे हो जाए, कि किसी को जल्दी बलूगत आ गई तो उसकी बोन्स 9 साल की उम्र पे फ्यूज हो गई, किसी को नहीं हुई तो 16 साल की उम्र तक वो ग्रो करेगा। तो इसी तरह लेकिन इन जनरल ये होता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर अपनी, जब तक उनकी हड्डियों की उम्र 12 साल तक होती है, तो वो अपनी 92% ग्रोथ कंप्लीट कर चुकी होती है। यही आप दो हम्म। साल आगे लड़कों में कर दें, तो लड़के जब 14 साल के होते हैं तो वो अपनी 92% ग्रोथ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ अभी है लेफ्ट, के बोन्स कंप्लीटली बंद नहीं हुई, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मेरा अपना ही एक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो मैंने हाइट जो अच्छी खासी निकाली थी वो 13-14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में निकाली तेरह है। से सोलह तो आप, क्या आपने ऐसा तो नहीं कहा कि जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद ग्रोथ कम हो जाती है? जी, जब बलूगत आ जाती है लड़कियों में, जिसको हम कहते हैं जैसे माहवारी शुरू हो गई, या लड़कों में जब उनकी दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाते हैं, तब उसके बाद ग्रोथ बहुत कम रह जाती है। तो जो लोग अपने बच्चों की ग्रोथ के बारे में कंसर्न है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर बच्ची है तो आप उसको लाजमी 9 साल की उम्र तक चेक करा दें। अगर आपको उससे लगता है पहले कि उनमें बलूगत की अलामात हैं, जैसे बाल आना प्राइवेट जगह पे, या ब्रेस्ट आना, या लड़कों के अंदर भी सिमिलरली, ठीक है, अगर वो भी, उनको भी अगर आपको लगता है कि टाइम से पहले, जैसे 12 साल की उम्र से पहले आ रहा है, तो उनको दिखा दें। लेकिन टिपिकली अगर ऐसा कोई बलूगत का साइन नहीं है, तो बच्चियों के अगर आपको ग्रोथ का कंसर्न है, तो लाजमी 9 साल की उम्र, और लड़के जो उनसे 12 साल की उम्र तक चेक करा दें, क्योंकि उसके बाद जो उनसे है ना, फिर थोड़ा मैं क्रिटिकल टाइम हो बिल्कुल जाता है। मैं समझ गया। अगर आपको पता है कि अब ये बच्चा किसी तरह से ग्रोथ में पीछे रह रहा है और अभी वो बालिग नहीं हुआ, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर बच्चा बालिग हो गया तो उसके बाद उसके वो चांसेस ऑफ ग्रोथ कम रह जी। जाएंगे। चल, अच्छा, अब हाइट के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हार्मोन की वजह से वेट गेन भी होता है? क्योंकि हमारे हिसाब से हम तो ये कहते हैं जी, जो बच्चा खाता है वो होता है, वो जो है मोटा हो जाता है, और जो बच्चे नहीं खाते वो पतले रहते हैं। क्या ऐसा है कोई हार्मोन की वजह से बच्चा ज्यादा ही वेट गेन कर रहा हो, या फिर पीछे रह गया हो वेट गेन करने से? ज़्यादातर कुछ हार्मोन हैं जो वेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे थायराइड है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन है। इस तरह की चीज़ें जो वेट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं और आपका वेट गेन कर सकती हैं। लेकिन इन जनरली आपका जो लाइफस्टाइल है वही वेट गेन करता है। अच्छा, अभी आपने 2 दफा ना स्टेरॉइड का जिक्र किया। मैंने खुद ये इन पर्सन देखा है कि डॉक्टर समटाइम आपको स्टेरॉइड लिख देते हैं। क्या वो आपके हार्मोन पे अफेक्ट करता है? और दूसरी चीज, क्या वो ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं? जी, जी, कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो स्टीरॉयड किस वजह से दिए जा रहे हैं, और कितने अरसे के लिए दिए जा रहे हैं। ज़्यादातर कभी-कभी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बच्चों को बहुत सीवियर अस्थमा होता है, दमे की बीमारी है, या कोई ख़ास कंडीशंस होती हैं, जैसे किडनी की कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर उन्हें स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। तो फिर उसमें ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब बीमारी अंडर कंट्रोल आ जाती है, तो फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं अपने ही घर में बात करूं, मेरे भाई के बेटे को डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स लिख दिए। उसने वो डॉक्टर छोड़ के किसी और से चेक करवा लिया। जनरल छोटी सी प्रॉब्लम थी कि बुखार वगैरह। और ये मैंने खुद देखा है, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स लिख देते हैं डॉक्टर बहुत ज्यादा। और आई डोंट नो ये मिथ है या ठीक है कि बाहर के मुल्क में इतनी जल्दी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड नहीं दिया जाता। इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि अभी देखें, बड़ा बड़ा इंसान तो चले स्टेरॉइड ले रहा है, कुछ ले रहा है, लेकिन वाकई में ना बच्चों की ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करती है, उनकी पूरी जिंदगी आगे दाव पे लग जाती है। तो कभी ये एंटीबायोटिक से ज्यादा मेरा कंसर्न सिर्फ स्टेरॉइड्स पे है, क्योंकि आपने बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात किया। अगर वैसे तो नॉर्मली नहीं पेरेंट्स को पता चलता कि स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो चेक कर लेते हैं ये किस चीज के, इसका क्या है। अगर पता चल जाए ये स्टेरॉइड्स लिखे हुए हैं, तो क्या बच्चे को दे देना चाहिए या नहीं? ये तो कंडीशन में फिर कह रहा हूँ नॉर्मल सी, कि जी बुखार हो गया या फिर कुछ नजला जुकाम ज्यादा हुआ हुआ, कुछ इस तरह से। ये तो अब जो था ना, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों लिखा, या डॉक्टर साहब को क्या समझ आए इस बात पे। लेकिन मैं इन जनरल पेशेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लें ना, तो आप पूछें कि ये 1 2 3 4 5 जो भी दवाइयाँ हैं, ये किस किस चीज़ की क्या क्या दवाई है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप दवाई खा रहे हैं या जो बच्चे को दे रहे हैं, वो दवाई खास तौर पे किस लिए है।
क्योंकि कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे कहेंगे कि मेरे पास एक बच्ची है, उसको डायबिटीज़ है, तो उसके पेट में दर्द थी। तो वो मुझे बार-बार कहे कि हम दवाई ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दवाई ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने उसे कहा कि दिखाओ कौन-सी दवाई है? तो वो एलर्जी की दवाई थी। मैंने कहा ये तो पेट के दर्द की दवाई नहीं है। उसने कहा लास्ट टाइम मेरी बच्ची के पेट में दर्द हुई थी, डॉक्टर साहब ने ये लिखा था। अब ना वो प्रिस्क्रिप्शन उनके पास थी, ना मुझे पता था, समझ ना गया, मैं समझ कोई। गया। तो इसलिए ना आपको पता होना चाहिए कि जितना भी इंसान पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, आजकल तो हर कोई टाइप भी इंग्लिश में ही करता है। तो आपको दवाई का नाम पढ़ के ना, तो अगर आप भले उसके आगे हाथ में अपने पेंसिल से लिख लें, ये एलर्जी की दवाई है, ये पेट के दर्द की दवाई है, ये सर के दर्द की दवाई, ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ की दवाई है, ताकि डॉक्टर को भी कॉन्शियस हो कि भी मैं जो 5 दवाइयाँ खामखा लिख रहा हूँ, मुझसे भी कोई पूछेगा कि ये क्यों लिखी जा रही है। अच्छा, मैंने एक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉरी, मोटापा हो सकता है हार्मोन्स की वजह से, लेकिन आपने बताया कि ज्यादातर खाने की वजह से ही होता है। अच्छा, अब अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चियों में जो बलूगत है आजकल 7-8 साल की उम्र में आ जाती है। ये कॉमन तो नहीं है, बट फिर भी देखा गया है। तो क्या ये नॉर्मल है, अल्लाह की कुदरत है, या इसको जल्दी से जाके डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आजकल शायद ये कहना कि बलूगत आ रही है इज़ नॉट करेक्ट। मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, तो लोग जो है इस बारे में कंसर्न होकर अपने बच्चों को ले आते हैं। पहले भी जब हम लोग सुनते थे कि पहले भी कुछ बच्चियां थी जिनको जल्दी माहवारी हो जाती थी, कुछ को लेट होती थी। तो एक तो ये, दूसरा डेफिनेटली हार्मोन का इफेक्ट तो है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह जनरली लोग सोचते हैं। इस तरह मेरे पास कभी लोग आते हैं कि वो अपने बच्चे को चिकन नहीं देते, कि चिकन के अंदर हार्मोन है, और वो बच्चा चिकन के अलावा कुछ नहीं खाता या नहीं खाना चाहता, तो वो बच्चे की न्यूट्रिशन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है इस पॉइंट से कि जी चिकन खराब है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो चिकन से उतने हार्मोन उसके अंदर नहीं जा रहे जितना चीप प्लास्टिक से, चीप सोप से, और इस तरह की सिंथेटिक चीज़ों से, क्योंकि इन सब के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट के चिकन नहीं खाना या अंडा नहीं खाना, उस चक्कर में ना बच्चों को न्यूट्रिशनली मैं इस चीज को कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हैं। फोकस करूंगा, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि चिकन की वजह से मैं भी और मेरी बेगम भी अपनी बेटी को चिकन कम देते हैं, और 2 साल की है। मेरा भी ये यहाँ पे थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। इसको थोड़ा ज्यादा एलेबोरेट करें कि क्या चिकन से प्रॉब्लम नहीं होती, अगर होती है तो कितने परसेंट, और किस किस चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ये मिथ नहीं है, ये समझ ले, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है। हर माँ अपनी बच्ची को चिकन से दूर करने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग मी। थोड़ा सा इसको जरा जी, ये एक आई थिंक मेरे ख्याल है एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वैसे ही जैसे ये गाय में ग्रोथ हार्मोन वाली बात। तो डेफिनेटली जो ये ब्रॉयलर चिकन होते हैं या जो फार्मी चिकन होते हैं, इनके अंदर वो दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिनकी वजह से कि वो जल्दी बड़े भी हों और बीमार भी ना हों, और उनकी ऑफ कोर्स अपनी भी इंडस्ट्री चले। तो ये बात है कि ये जो सा एक तरह से टू सम डिग्री आर्टिफिशियली पले हुए जानवर हैं, एज कम्पेयर टू जो आपके घर में देसी मुर्गे पाल रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं जिनके घर में देसी मुर्गियां मुर्गे हैं, और कितने लोग हैं जो उनको खरीद सकते हैं, और कितने लोगों की उनके पास एक्सेस है। तो जब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये लेस हेल्दी है, ठीक है, तो लेस हेल्दी डजंट मीन कि ये पॉइजन है। ठीक है, अगर आपका बच्चे न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होती है और आप अफोर्ड ही एक ये ब्रॉयलर मुर्गी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप ब्रॉयलर मुर्गी खाएं, एज अपोज टू कि आप ना देसी भी नहीं कर सकते तो आप वो भी नहीं खाएंगे, आप ये भी नहीं खाएंगे, आप गोश्त भी नहीं खाएंगे, तो फिर कुछ तो खाएंगे ना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि मुझे ये समझ आई है कि हम अपने बच्चे को चिकन दे सकते हैं। ये सिर्फ मिथ है, अफवाह है कि इसकी वजह से बच्चियों में जल्दी बलूगत आती है। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ? मैं ये कहूंगी कि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चियों में जल्दी बलूगत आती है। मतलब मैं आपकी बात समझाऊं, डेफिनेटली सी बात है कि आज के दौर में देसी चिकन अफोर्ड करना या बकरे का गोश्त अफोर्ड करना मुश्किल है। तो उसमें आप अपने बच्चों की दूसरी चीजों की को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको चिकन देना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीजें वो बता दें जो चिकन आपने कहा ना कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वो जो पहले आपने जो रीजंस बताए थे, जो चीजें बताई थी, वो दोबारा से बता दें। जी जी। जैसे चीप प्लास्टिक है, ठीक है, आपने ये सुना होगा कि अक्सर कभी अब चीज़ों पे लिखा होता है बच्चों की चीज़ें बीपीए फ्री हैं। बीपीए और इस तरह के और पीपीई और इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक तरह से ये जो फीमेल हार्मोन है, ठीक है,
उसकी एक तरह से एक वीक नकल होते हैं, ठीक है, तो वो आपके जिस्म में फीमेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा करते हैं। तो ये चीप प्लास्टिक के अंदर होते हैं, ये जो चीप सोप होते हैं जिनमें ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा ये जो लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स होते हैं उन चीज़ों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर इस तरह के केमिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके नॉर्मल हार्मोन के साथ इंटरफेयर करके फीमेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि आप क्लीन खाएं, क्लीन पहने, जैसे कॉटन पहने, ऑर्गेनिक खाना खाएं, बगैर खुशबू की चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, तो वो सब एक तरह अच्छा, से मुझे सब लाइफस्टाइल। सारी समझ आ गई, सिर्फ चीप प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा और गाइड करें। चीप प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? चीप प्लास्टिक यही वो होता है जिसके अंदर जो है ना किसी और ये जो बीपीए फ्री नहीं होता, ठीक है, जो कि मैं किस तरह मेरा आपको मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब जो हम कोई चीज परचेज करते हैं, मतलब जिस प्लास्टिक की पैकिंग में होता है, आप उसकी बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैं प्लास्टिक की पैकिंग की बात नहीं कर रही, मैं प्लास्टिक के जैसे कप्स हैं, स्पून्स हैं, प्लेटें हैं, ठीक है, तो वो जो से हल्के किस्म के प्लास्टिक के बने होते हैं, अब एडिट कर लें जैसे चाइना स्टोर पे चीजें मिलती हैं नहीं ना, नहीं, आप बताएं, वो ये वाली। चीज बड़ी जरूरी है नहीं, अब वो क्योंकि मेरे पीछे ना लग जाए ना सारे चाइना स्टोर वाले। हम भी नहीं नहीं, लेकिन चलेगा, हम एडिट मैं कर जो लेंगे। हल्की किस्म का नहीं, बेसिकली जो मैं जो मैडम की बात समझा हूँ कि जो चीप प्लास्टिक का मतलब यह है कि सम हाउ बच्चियों के वो जो खिलौने छोटे गंदे प्लास्टिक के बने होते हैं वो मैटर करते हैं। जो छोटे बच्चों के बिल्कुल ही यू नो व्हाट, समटाइम तो रिसाइकल प्लास्टिक के बने होते हैं, वो इवन प्योर प्लास्टिक भी नहीं होता, मतलब उसमें ओबियसली पता नहीं वो पहले क्या चीज थी, वो किस चीज के थे, किस चीज का प्लास्टिक था जो वो रिसाइकल होकर आपका खिलौना बना हुआ है। उसके बाद हम अगर कोई चीप वो यूज करते, क्रोकरी यूज करते हैं, मतलब बिल्कुल ही सस्ती टूटी बिल्कुल, तो ओबियसली वो रिसाइकल से बना होता है। अब रिसाइकल का जो प्लास्टिक होता है वो हमें नहीं पता वो उससे पहले किस चीज में यूज हुआ हुआ था, ये चीज मुझे समझ आई। उसके बाद आप बहुत चीप कॉस्मेटिक यूज ना करें, उसमें भी हमें नहीं पता, क्योंकि कॉस्मेटिक ऐसी चीज है जिसमें हमें ये नहीं पता चल सकता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम तो जनरल पब्लिक हैं, तो हमें इन चीजों से एहतियात करनी चाहिए। ये आपने ऑडियंस के साथ साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी 2 साल की बेटी है और मैंने भी उसकी परवरिश करनी है, तो मेरे भी आपने जो ना बहुत रहनुमाई की है, मुझे भी बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। जैसे मैंने कहा कि ये केमिकल जो है ना, ये एक्चुअली फीमेल हार्मोन की शक्ल के होते हैं, तो फिर ये लड़कों को भी अफेक्ट करते हैं, उनका भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है इन चीज़ों उन से। अच्छा हाँ, फिर लड़कों में क्या मसला आता है फिर? लड़कों के अंदर इस तरह के मसले आते हैं कि उनका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, उनका ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे लड़कों में ब्रेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इस तरह के इफेक्ट हो सकते जंक फूड डेफिनेटली, फिर वही बात है, आई डोंट नो वाई मेरी बेटी ने पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ का दूध पिया, बाद में गाय का दूध या भैंस का दूध पिया ही नहीं है, लेकिन बोतल को तो ऐसे पीती है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं तो भरा हूँ, मुझे तो समझ आती है कि ये बोतल है, वो उसका शक्ल भी काली सी है, बट उसको इतनी एडिक्ट कैसे हो सकती है, ना दूध पीती है ना दूध की कोई चीज़ बनी खाती है, लेकिन वो बोतल आसानी से पी लेती है। और जंक फूड में ये जो हम जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा, ये बहुत शौक से खाती है। हैं। ये है ना, मेरे ख्याल में एक यूनिवर्सल मसला है, लेकिन इसका ये जो एक बात वजह है ना, वो ये है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, तो उसकी अभी टेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, अब उसके लिए मीठा, नमकीन, खट्टा, ये सब चीज़ें जो थी ना, सब कुछ नया है, ठीक है, लेकिन एक इंसान की जो नेचुरल वो है, ठीक है, मीठा इज प्लेजेंट, ठीक है, नमकीन भी टू सम एक्सटेंट सही है, खट्टा इज नॉट प्लेजेंट, कड़वा इज नॉट प्लेजेंट, ये तो एक नेचर में इंसान की इंस्टिंक्ट है। उसमें अगर आप पहली चीज बच्चे को मीठा देना, तो फिर उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो नमकीन और खट्टा ट्राई करे उसके बाद, या फीका ट्राई करे उसके बाद, तो वो ऑलरेडी जो था ना बच्चों का वो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर अब रिसर्च में ये भी पता चला कि मीठी, फ्राइड और नमकीन चीज आपके दिमाग के अंदर वही सेंटर्स जो है उनको स्टिमुलेट करती है जो कि नशे वाली चीजें करती है, ठीक है, तो ये जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन है फूड एडिक्शन का, और फिर उसके बाद वो एक वो रिवॉर्ड का कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा, ठीक है, तो ये चीज बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर। तो अच्छा, जिस बच्चे ने कोक पेप्सी पी ली, वो दूध नहीं पिएगा उसके बाद। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई थी, हमारी बेटी माँ का दूध पीती थी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, जब ऑब्वियसली एक स्टेज आई जिसके बाद छुड़वाना है, छुड़वाया, उसके बाद से बहुत कोशिश की है दूध पी ले, बहुत ज़्यादा तरीके, लेकिन उसने दूध नहीं पिया।
अब उसमें हम उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना, अभी भी दूध को गलती से भी मुंह लगा ले साइड पे कर देती है। जी, उसमें जो था ना थोड़ी सी वो आपको एक तरह से वो क्रिएटिव होना पड़ता है, ये मेरे साथ भी ये हुआ था। तो मेरा जो पहला बच्चा है, वो मैं काम करती थी तो मैं उसको नर्स कराती थी, और जब मैं घर में नहीं होती थी ऑफ कोर्स उसने बोतल से दूध पीना होता था, तो वो बोतल का मुंह नहीं लगाता था। तो फिर वो जो है उसके बेचारे स्कूल वाले उसको चमचों से दूध पिलाते थे कि कुछ तो पी ले, ये इसकी जब माँ उठाने आएगी तो कहेगी थोड़ा सा बच्चा ऊंचा, भूख, कि थोड़ा इसकी माँ कहेगी कि बच्चा भूखा रहा है इधर स्कूल में। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने डिफरेंट शेप्स की उसमें ट्राई की कि वो निपल कोई बड़े वाली हो, छोटे वाली हो, मोटे वाली हो, ये ट्राई की, डिफरेंट बोतलें ट्राई की। ठीक है, फिर बहुत जल्दी वो जो था ना, वो एक जो कप, सिपी कप नहीं कहते जिसको, टॉमी टिप्पी इस तरह करके, वो जो है फीडर नहीं होता लेकिन वो कप बच्चे खुद ही हाथ से पकड़ के पीते हैं, तो वो बहुत जल्दी उस पर चला गया था। तो इसमें आपको ना थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे ने ऑलरेडी टेस्ट डेवलप कर लिया मीठे का, तो हो सकता है कि आपको उसका जो था वो थोड़ा सा वो दूध का टेस्ट चेंज करना पड़े, जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ वापस आए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली सी बात है कि मैंने एक और मैं डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया था जो कि हार्मोन स्पेशलिस्ट तो नहीं लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि गाय का दूध जो है बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, गाय के दूध से अच्छा है आप ये फार्मूला दूध दें। जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, तो उन्होंने बताया था कि नेस्ले का लैक्टोजन के नाम से शायद कोई है कि वो कॉस्ट जो है ना कॉस्ट फ्रेंडली है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनसे रीज़न भी पूछा था कि गाय का दूध क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने बताया था कि गाय के दूध से इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस हाइजेनिक तरीके से कोई निकाल रहा है या फिर बार बार गाय बदल रही है उससे बच्चे को मसला हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 1 साल की उम्र तक तो गाय का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान बच्चे की जो बॉडी है या उसकी जो आंतें हैं ना, वो उस गाय के दूध को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते सही से। अक्सर बच्चों को कभी कभी इवन खाने में खून आने लग जाता है एलर्जी की वजह से। ओहो। 1 साल की उम्र के बाद आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है वो तो ये है कि जितना नेचुरल गाय का दूध आपको मिल सकता है आप ले लें। अगर आपके पास कोई रिलायबल गवाला है या ऐसी कोई आपके पास सेटिंग है कि आप जाके ले सकते हैं, अपने सामने लेके आ सकते हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर ऑप्शन है डब्बे वाले दूध के। 1 साल से पहले वाले बच्चे के लिए अगर माँ को दूध नहीं आया तो फिर उस बच्चे को तो दूध देना है ना, तो फिर हाँ, 1 साल तक के लिए क्या करें? फिर उसके लिए फार्मूले पे ही आपको जाना पड़ेगा, फिर आप खुले दूध पे ना जाएं। तो फिर कौन सा वाला दूध आप रिकमेंड करती है फिर कॉस्ट इफेक्टिव? ये मुझे नहीं पता, अच्छा सच्ची बात चलिए, है, मैं ये थैंक यू रिकमेंड भी नहीं आपका। करूंगी। लेकिन डेफिनेटली सी बात है कि अच्छा आप ये रिकमेंड करती है कि जितने भी फार्मूला दूध है प्रॉब्लम किसी से नहीं है, मेरा ख्याल है कि ब्रांडेड। हाँ, आप अपने पीडियाट्रिशियन के मशवरे से वो फार्मूला सिलेक्ट करें, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं जो कि जनरली नहीं बताया जा सकता। कि इन जनरल हमारी तरफ ना विमेन हैव बिकम वेरी लेजी अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, दूध नहीं आता जी, क्यों नहीं आता, जब ये पॉसिबल नहीं है। अगर अल्लाह मियाँ ने बच्चा बनाया ना, तो उस बच्चे का दूध उसकी माँ के अंदर है हाँ आई बिलीव, अकीदा 100%। अकीदा तो यही होना चाहिए। और बिल्कुल ये है, लेकिन बेचारी औरतों को एक कोई गाइड नहीं करता। ठीक है, कई दफ़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, पेन हुई, नहीं समझ आया, किसी ने बताया नहीं कि इसको इसमें से निकलना कैसे, तो कहती है खत्म करो। पेन की अपनी वजह से भी दूध खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं सब औरतों ये कहती हूँ कि 6 हफ्ते अगर तुमने निकाल लिए ना अपनी जान के ऊपर जुल्म करके, अगले 2 साल तुम्हारी जिंदगी आसान है। आई थिंक सो लड़की की अपनी भी मेंटली डेवलपमेंट होती है ना कि हाँ मैंने पिलाना ही पिलाना है, हाँ, तो फिर वो अल्लाह की मदद भी उतनी ही होती है। वही मैं कहता होता हूँ कि जितना तवक्कल होता है ना मदद उतनी होती है। दूसरा ना, एक ख़वातीन को ये भी पता नहीं होता कई दफ़ा जब शुरू में कि कैसे बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना है, तो अक्सर पेन होती है, तो बेचारी उससे घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई मिल जाता, खून आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, दर्द हुई हर दफ़ा, तो वो जो था ना उससे भी डर जाती हैं। फिर इनको कोई ये भी नहीं बताता कि एक पंप, ब्रेस्ट पंप भी होता है, ठीक है, वो भी आप कर लें, उससे यूज़ कर लें, कुछ टाइम अपने ब्रेस्ट को रेस्ट दे दें, लेकिन बच्चे को दूध फिर भी मिलता रहेगा, आपकी सप्लाई जारी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, आपने पहले बताया था लेकिन मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा, अगर बच्चियों को छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाएं तो क्या घबरा के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं? अब नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। 9 साल से कम उम्र की बच्ची को बलूगत के साइन आना जो है उसको हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते।
तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। जल्दी बलूगत आने का एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि बच्चे का कद छोटा रह सकता है। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों बातें डेफिनेटली आपको एड्रेस करवानी चाहिए और हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाएं बच्चे को। अच्छा हाँ, अच्छा ये क्या डेफिनेटली हार्मोन स्पेशलिस्ट तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने बताया पाकिस्तान में कम अवेलेबल है, कोई किसी ऐसी एरिया में बैठा है जिसको पता भी नहीं है कि हार्मोन स्पेशलिस्ट कहाँ बैठता है, वो तो डेफिनेटली एक जनरल डॉक्टर के पास ही जाएगा। बट जनरल डॉक्टर आए, मैंने जहाँ तक प्रैक्टिस देखी है, वो हर चीज़ का दवाई का दे ही देता है, वो ये नहीं कहता उसके पास चले जाओ, वो जो आई यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो आप इस बारे में बताएं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो फिर किस तरह से, ऑब्वियसली मैं एक तो आपकी डिटेल साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, प्लस उसके अलावा भी कुछ आप गाइड कर सकती हैं तो जरूर करें कि किस तरह के डॉक्टर के पास चले जाएं अगर आप हार्मोन स्पेशलिस्ट को नहीं देख सके तो। डेफिनेटली आप अपने पीडियाट्रिशियन से तो बात करें और फिर आप उनसे ये बात क्लियरली पूछें कि क्या इसको आगे किसी को फर्दर दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी डॉक्टर से, ये मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, अगर किसी की बात से आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, और आपके सवाल जो हैं वो आंसर नहीं हुए, तो आप किसी और से सेकंड ओपिनियन भी लें, ठीक है। क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो उसके ऊपर आपको अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करनी चाहिए। नहीं समझ आई, किसी और से लाजमी पूछें। तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि आप अपने कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट किसी भी एरिया में जो बच्चों को डॉक्टर है उसके पास जाएं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं और उनसे पूछ लेंगे क्या हमें किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। डेफिनेटली वो लोग तो किसी ना किसी हार्मोन स्पेशलिस्ट को जानते ही होंगे, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा एक सवाल था कि एज ये जो डायबिटीज बच्चों में अब आ जाती है, क्या ये हार्मोन की ही वजह से है या फूड की वजह से है, या और जब कभी किसी छोटे बच्चे को डायबिटीज निकल आए तो ये ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? बच्चों में ज़्यादातर जो डायबिटीज़ हम देखते हैं उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। वो टाइप 1 डायबिटीज़ एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन, जो आपने देखा भी होगा बाजार में मिलता है, लोग इंजेक्ट करते हैं। वो उस हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो इसका फिलहाल हमारे पास कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे को डायबिटीज़ हुई है तो इसका इलाज इंसुलिन ही है और आपको उसे इंसुलिन लगानी चाहिए। कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, 1 महीना पहले डायग्नोज हुआ, किसी ने इंसुलिन लिख के दी पर उनका दिल नहीं माना, तो वो नहीं लगा रहे, फिर बच्चा बहुत सिक होकर आईसीयू में एडमिट हो गया और बीमार हो गया। तो इंसुलिन इन बच्चों के लिए एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो वो डेफिनेटली लेनी और चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है अगर किसी बच्चे को किसी वजह से डायबिटीज हो जाए, जैसे वो बाद में रिकवर करके बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे? टाइप 1 डायबिटीज़ का भी हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कि इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट है, इलाज नहीं है, वो नहीं रिकवर हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो हम लोगों ने अब बच्चों में ज़्यादा देखनी शुरू कर दी है, मोटापे की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, उसका इलाज हम कभी कभी इंसुलिन के बगैर कर सकते हैं या गोलियों पे कर सकते हैं। कई दफ़ा बच्चे वेट लूज़ कर लेते हैं एनफ कि वो दवाइयों से उतर जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप अब डायबिटीज़ ये है। हमें कैसे, माँ बाप को कैसे पता चलेगा ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? वो तो जब आप डॉक्टर के अच्छा, पास लेके डॉक्टर जाएंगे, जाएंगे। ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम अच्छा, वो टेस्ट ही करवाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये जो है, माँ बाप को कब पता चलता है कि बच्चों के हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो क्या प्रिकॉशंस करें, या पहले तो क्या साइंस हैं जिनसे वो बच्चे को पता चले कि ये इसको जो है हार्मोन स्पेशलिस्ट तक लेके जाना चाहिए? इसमें 3-4 चीज़ें जिसमें मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि हमेशा इस चीज़ पे नज़र रखें और अगर आप परेशान हैं तो फ़ौरन लेके आएं। सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि पहले मेरा बच्चा जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा था और अब उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है, या आपका बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली छोटा है या कम वजन का है, ये दोनों बातों पे आप लाजमी जल्दी लेके आएँ अपने बच्चे को, जिस टाइम भी आपको ये कंसर्न हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ है न्यूट्रिशन के अंदर जो हम जल्दी फिक्स करके तो आगे जाके हज़ारों लाखों का खर्चा भी बचा सकते हैं और उस बच्चे की लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो, उसमें किसी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर वो साइन हैं जो उसकी एज के हिसाब के नहीं हैं, जैसे प्राइवेट जगहों पे बाल आना, ब्रेस्ट आना, इवन लड़कों के अंदर प्राइवेट जगह पे बाल आना, ठीक है, या कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो कि आप कहें कि जो किसी बड़ी उम्र के लड़के में है, हमें जल्दी छोटे बच्चों में नज़र आ रहे हैं, इस तरह की सारी बातें, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं। डेफिनेटली ऐसा मदर, माँ को पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह के, जैसे इन साइंस की बात की है, माँ को डेफिनेटली अपने बच्चे का पता चल जाता है कि उसके अंदर कैसे साइंस रोनुमा हो रहे हैं। अगर वो वक्त से पहले हैं, डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा कि लड़की 9 साल तक और लड़का जो है वो 12 साल तक की उम्र तक
के बाद इट्स ओके। अगर उससे पहले हो रहा है तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे माशरे में एक और बड़ी मिथ है कि मुंडा छेती जवान हो गया। हो सकता है कल को उसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उस बच्चे का कद रुक जाए, उसकी आगे ज़िंदगी मुश्किल में हो जाए। तो इसमें हमें किसी मिथ पे अमल करने से बेहतर है, उस पे डटे रहने से बेहतर है कि हम किसी से कंसल्ट करें और बच्चे की ज़िंदगी को हम आगे आसान करें। क्योंकि बच्चा तो बच्चा, वो तो सिर्फ बड़े होके कोस सकता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो हम माँ-बाप की है। बच्चा बड़ा होके क्या कहेगा कि काश इन्होंने मुझे पहले चक्कर वाली होता, काश मेरी हाइट पे ध्यान दे दिया होता, काश ये कर लिया होता। तो उस काश से बचें, बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अच्छा, ये बताइए, आपने मुझे 2-3 दफ़ा न्यूट्रिशन का ज़िक्र किया, आप कैसी खुराक रिकमेंड करती हैं? इस पे आपने क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट की हैं? और इसके बारे में माँ-बाप कैसी खुराक अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे उसकी एक परफेक्ट, वो तो ऑब्वियसली अल्लाह को पता है, लेकिन हम अपना परफेक्ट दे सकें? इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की ना ओवरऑल जो पॉपुलेशन है बच्चों की अंडर 5, वो मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा जो उनसे वो मेल नरिश्ड है या उनका कद छोटा है। और ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये वो बच्चे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, ये सारा गरीबों के, अमीरों के, सबके बच्चे मिला के ये उसमें है। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो कि हमारे बच्चे किसी खाना, चाहे खाना है या नहीं है, सही नहीं खा रहे। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे कल्चरल जो हमारा खाना है, जो फूड है ना, ओवरऑल उसमें प्रोटीन कम है। प्रोटीन जो आपकी लहमियात होती हैं, जो अंडे में है, दूध में है, गोश्त में है, दालों में है, चने में है, तो ये ओवरऑल कम है। हम लोग जो है ना नशास्ता हैवी हमारा खाना है, नान, पूरियाँ, समझ गए आप मेरी समझ गया, बात। हाँ जी। ठीक है पाकिस्तान हमारे टिपिकल नाश्ते, जी, नान, चने, खाने, पूरी, हलवा, ठीक अंडा, है ओवरऑल डबल रोटी, अब अंडा। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जब ये फास्ट फूड का और ये जो इजी मेड खाने जो हैं उनका वो जब कल्चर आया, तो उसके अंदर फूड की क्वालिटी और कम नीचे हो गई। ठीक है। और वो प्रिजर्वेटिव वगैरह की वजह से हो गए। तो जो बच्चों का खाना है उसका फार्मूला वही है जो कुरान शरीफ में है कि हलाल खाएं और साफ खाएं, कि हलाल एंड तैयब। कुरान शरीफ में जहाँ पे भी हलाल खाने का जिक्र आया, साथ तैयब का भी जिक्र आया। उसमें हम हलाल तो समझ जाते हैं, तैयब को हम इग्नोर कर देते हैं। तैयब का मतलब कि बेस्ट, क्लीन, साफ, गुड। ठीक है। तो अब जो बेस्ट से जब वो कॉन्सेप्ट आया जी क्लीन ईटिंग का, तो फिर अब हमने वो ले लिया, हालांकि हमें बहुत पहले दे दिया गया था। बिल्कुल सही ठीक है। है। तो क्लीन ईटिंग क्या है? क्लीन ईटिंग ये है कि वो खाना जो आप अपने हाथ से बनाते हैं। क्लीन ईटिंग ये है कि उसके अंदर आप हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि साफ इंग्रेडिएंट्स आप जीरो से बनाएं। तो मैंने जब यहाँ पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस शुरू की, और मेरे पास जो बल्क पेशेंट्स का आता था वो यही आता था कि बच्चे का कद छोटा है, कद छोटा है, कद छोटा है। और उसमें मैं ये कहूँगी कि आई वुड से 98% एटलीस्ट मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं है। वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन की वजह से, कि वो बच्चे ने शुरू में नहीं खाया, इन द फॉर्मेटिव ईयर, पहले 5 साल में नहीं खाया, और फिर अब जब कि वो 13-14 साल के हैं और उनका कद नहीं निकला, तो अब हम फिर उनको ग्रोथ हार्मोन दे के तो लंबा करने की कोशिश करें। तो उसमें फिर मैंने जब बार बार एक ही बात की कि बच्चे को ये खिलाएं, ये खिलाएं, ये खिलाएं, ताकि बच्चे का शुरू में वजन बेहतर हो। ठीक है। बच्चे को आदत हो ज़्यादा चीज़ें खाने की, तो वो कोई नतीजा नहीं निकला। तो फिर मैंने कहा मैं फिर अपनी कंपनी शुरू करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि ये खिलाएं, ऐसे इसको बनता है, ये खिलाएं। तो फिर चले, मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ, माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा ने डिमांड को देखते हुए और उस डिमांड के साथ ज़रूरत को देखते हुए माशाल्लाह अपना एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने खुद वो डाइट प्लान, वो खुद खुराक बना दी है जो कि बच्चों को आप उनकी एज वाइज दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी क्यूरियस रहता हूँ, कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊँ, कब खिलाऊँ, कितना खिलाऊँ। तो इन्होंने माशाल्लाह एज वाइज एक फूड जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, ये भी दिखाते भी हैं। कडल कुजीन के नाम से माशाल्लाह इनका अपना ब्रांड है, और जिसमें ये खुद घर में खाना बनाते हैं। और माशाल्लाह जब काम चल जाएगा, आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन माशाल्लाह खुद से अभी तक प्योर चीज़ें बनाते हैं। अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएं, मैम प्लीज़ दिखाइएगा अभी। इसमें जैसे ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, कि जैसे ये स्टेज 1 है। ठीक है। स्टेज 1 के अंदर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि छोटे और डब्बा है, और इसके अंदर जो होता है बिल्कुल पतले प्योरी होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो दूध से अभी सॉलिड फूड की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, चूंकि उनको आदत सिर्फ दूध पीने की होती है, तकरीबन उसी कंसिस्टेंसी का है और थोड़ी सी अमाउंट है। इस एज में बच्चे को 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो सिर्फ अभी अपना टेस्ट डेवलप करना और खाना सीख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 2। ये वो बच्चे हैं जो स्टेज 1 से गुजर चुके हैं, डिफरेंट फल सब्जियां और इस तरह की चीज़ों से को ट्राई कर चुके हैं। फिर स्टेज 2 के अंदर जो है वो फिर हम मिक्स चीज़ें देते हैं, जैसे अब इसके अंदर है चिकन, सब ब्रोकली है और एप्पल है, ठीक है, ताकि डिफरेंट, अब बड़ा बंदा जो खाएगा खाना उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चले कि कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक एक चीज़ का फ्लेवर नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्टेज 3, जो कि 9 मंथ्स प्लस बच्चों के 9 मंथ्स प्लस बच्चों के लिए। तो ये वो बच्चे हैं जो कि टेबल फूड यानी आम तौर पे जो हम लोग खाना खाते हैं उस तरफ जाने वाले हैं, तो इसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ साथ ये थिक भी है, कुछ इसमें सूप्स हैं, कुछ इसमें पेस्टा है, कुछ इसमें बीफ है, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों से हम बच्चों को अब लेके जा रहे हैं कि वो टेबल फूड खाएं। और जो स्टेज 4 है ये टेबल फूड है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, फ़िश है, चिकन है, पेस्टा है, सूप है, राइस है, तो ताकि जब कुछ अरसे बाद आप टेबल पे बैठ के अपने बच्चे को वो खाना खिला सकें और वो उसको एक्सेप्ट करे जो आप नॉर्मली खा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिज़र्ट्स भी होते हैं जो कि ऑफ कोर्स हर बच्चे को कुछ तो मीठा खाना ही है, जो कि सारे नेचुरल हैं, इसके अंदर हम कोई शुगर यूज़ नहीं करते, इसमें नेचुरल एप्पल हैं या डेट्स हैं, उनका अपनी स्वीटनेस है, क्योंकि फर्स्ट ज़िंदगी के पहले 5 साल में बच्चों को चीनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती और वो दे के हम उनको एक तरह से ना धक्का दे देते हैं कि आप डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियों की तरफ चल पड़ें। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये शुगर की जगह हम प्योर शक्कर दे दें तो क्या वो भी उतना ही नुकसानदेह है? जी, शक्कर और शुगर का जो जिसको हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक प्रोफाइल, के वो आपका ब्लड में शुगर ऊपर कैसे करता है, इतना कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों चीजें एक ही हैं, ये भी एक मिथ ही है कि आप उसकी जगह शक्कर यूज कर लो। जी चलिए डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर जिसको आप हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं? जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में कंसर्न है ना तो उन्हें दिखा दें। सिर्फ ये लोग सोचते रहते हैं कि एक ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि 20 साल तक ग्रो करेगा तो हम इंतज़ार करते रहेंगे, या ये मिसकॉन्सेप्ट है कि अभी वो ग्रोथ स्पर्ट आई नहीं है, आएगी वो जिसमें बच्चे एकदम बड़े हो जाते हैं, तो हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं। हो सकता है बच्चे में कोई हार्मोन का मसला हो और वो आए ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन और जो सफ़र करते हैं वो बच्चे वो इस वजह से करते हैं। दूसरा एक वो जो ये मर्द बच्चे वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर किसी बच्चे की दाढ़ी जल्दी आ गई है 12-13 साल की उम्र में, तो प्लीज़ उसको चेक कराएं, वो एक मिथ है। उसको हो सकता है वो छोटा बच्चा जो था वो सफ़र कर रहा हो किसी प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि स्क्रीन टाइम क्या किसी तरह से, वैसे तो ऑब्वियसली उसके डेवलपमेंटल बहुत प्रॉब्लम है, माइंड ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम है, बट क्या हार्मोनल कोई इफेक्ट डालता है स्क्रीन टाइम? क्योंकि मैं अगर बात करूं फिर वही बात है, नॉर्मली हमारी फैमिली में ये आपने देखा होगा, बच्चों को स्क्रीन के सामने बिठा के खाना खिलाया जाता है, नहीं तो बच्चे नहीं खाते। स्क्रीन टाइम, जी, ये तो इसका ना ये तो वेल इस्टेब्लिश्ड रिसर्च हो गई है कि जो स्क्रीन की जो लाइट है, ठीक है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ख़राब है, आंखों के लिए ख़राब है, बच्चों की ये मसल और ये बैक के लिए ख़राब है ये स्क्रीन को यूज़ करना। दूसरा, मोस्ट जो ऑफ आवर हार्मोन, जो हमारे ज़्यादातर हार्मोन है ना वो हमारे ब्रेन से ही आते हैं, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिलना, ये चीज़ें इन सब से अफेक्ट होता है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों की नींद के हिसाब से, जो ग्रोथ हार्मोन है, हमारी बॉडी जो खुद है वो ग्रोथ हार्मोन रात को सिक्रीट करती है जब बच्चे डीप स्लीप में चले जाते हैं। जो बच्चे रात को देर तक स्क्रीन के ऊपर रहते हैं उनका वो डीप स्लीप का जो फेज है ना वो कम होता है, तो इस वजह से उनका ग्रोथ हार्मोन उस तरह ना निकल सकता है ना काम कर सकता है, तो ये भी आपके बच्चों की ग्रोथ पे अफेक्ट कर सकता है। मेरा फिर साथ ही माशाल्लाह एक और सवाल है, मैंने जो सुना था कि जितना बच्चा ज्यादा सोता है उतनी उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, क्या ये चीज ठीक है? टू सम एक्सटेंट ठीक है, ये ख़ास तौर पे ये जो बेचारे बच्चे टीनेजर्स होते हैं उनके ऊपर होता है, क्योंकि टीन एज में नींद ज़्यादा आती है और अक्सर माँ इस बात से तंग रहती हैं कि ये हर वक्त सोया हुआ है, हर वक्त सोया हुआ है, पर मैंने वो बहुत मार खाई हुई है, बहुत मार खाई हुई है, और मेरा कद उसी टाइम पे, मेरा टीनेज जी में बहुत जी, कद निकला था। तो वो जो ना एक तरह से बॉडी बहुत तेज फास्ट ग्रोइंग फेज में होती है, तो वो उसको जो होता है ना वो रेस्ट चाहिए। आई थिंक फॉर्चुनेटली फॉर द किड्स और अनफॉर्चुनेटली फॉर द मदर्स, बट ये बात सही है।
मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। आप फाइनल में कोई एडवाइस करना चाहती हैं तो वो करें और उसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको अपने बच्चे के बारे में कंसर्न है ना, तो आप अपने आप को सेकंड गेस ना करें, आप उनको दिखा दें। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आपको यही कहेगा कि आपको तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके ज़हन से ना वो परेशानी खत्म हो जाएगी। अपनी इंस्टिंक्ट को आप दबाएं ना।